वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली को देखते वक्त ऊपर से जो चीजें दिखाई देती हैं वो अंदर आते आते तक एकदम ही बदल जाया करती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आज इसकी भी एक बार चर्चा करके देखते हैं। इस कुंडली के अंदर अपन प्रोफेशन को भी समझेंगे और थोड़ा सा योग जो है उनको भी स्टडी करेंगे। मेन चीज जो आज के वीडियो में आपको समझ में आएगी कि कुंडली दिख कुछ और रही होगी, रिजल्ट अनप्रिडिक्टेड होंगे उस दिखने वाली चीजों से। ठीक है, दोनों कुंडलियां आपके सामने बनी हुई हैं। ये दोनों कुंडलियां हैं तो सेम, लेकिन ये एक्चुअल में लगन कुंडली है और लगन कुंडली के साथ एक होती है भाव चलित कुंडली। क्योंकि लगन कुंडलियों में ग्रह जो बैठते हैं वो राशियों को दर्शाते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है। लेकिन जब हम पैदा होते हैं उस समय पृथ्वी घूमते समय आपको कई बार जो भाव हैं वो बदल सकते हैं। राशि हमेशा लगन कुंडली से तय होगी, भाव जो होते हैं वो भाव चलित कुंडली से तय होते हैं। आपको सामने ही दिखाता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों को थोड़े बहुत बेसिक्स तो पता है। हर इंसान जानता है कि सूर्य 10वें घर में बैठे तो सरकारी नौकरी कह सकते हैं, चंद्रमा 10वें घर में बैठे तो सरकारी नौकरी कह सकते हैं। फिर राहु जो है वो सूर्य के साथ बैठा हुआ दिख रहा है, थोड़ा परेशानी बोल सकते हैं। मगर यहाँ कुछ ऐसा होगा ही नहीं। ये सारी चीजें यहाँ से गायब हो जाएंगी। जब हम एनालिसिस में आएंगे तो जो हमें ऊपर से देखने को लगता है कि यहाँ सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, सरकारी नौकरी, राहु बैठा है, पॉलिटिक्स और ये और वो, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला। इस पूरे को कौन बदलेगा? इस पूरे को बदलेगी ये कुंडली। अगर इसके बिना इस कुंडली की प्रिडिक्शन की गई तो यकीन मानिए सब कुछ गलत जाने वाला है, सब कुछ। देखिए कैसे ये जो लगन कुंडली बन रही है, इसमें लगन में आ रहा है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 28 डिग्री पे, जो कि सूर्य के पास है। सूर्य का मतलब ही हो गया कि कहीं ना कहीं सरकार, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट सूर्य है। ठीक है, और सूर्य अगर यहाँ पे देखें तो हमें दिखाई देता है कि वो 10वें भाव में बैठे हैं, दिशा बल लेके बैठे हैं। तो फिर इंसान अपने कर्म में बिल्कुल दिशा बल के साथ जुड़ जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज आती जाए और काम चलता जाए। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? देखिए, सूर्य ठीक है लग्नेश है, सूर्य जो कि बैठे हैं वो बैठे हैं 9th हाउस के अंदर जाके, वो 10th हाउस को पूरा नहीं कर पा रहे। 9th हाउस के अंदर वो बैठे हैं। तो जब हम कंसिडर करेंगे कि इंसान का थॉट प्रोसेस है वो सूर्य है, सूर्य मतलब फादर, फादर का कारक ग्रह। भाव कौन सा लेके बैठा है? 9th हाउस, दैट इज अगेन अ फादर। इसका मतलब है कि पर्सन जो है वो अपने फादर से अटैच रहेगा और उसका जो भी एक थॉट प्रोसेस है वो उनके फादर से ही डेवलप होगा। सूर्य जो कि कारक होता है पिता का, वो पिता के भाव में ही बैठा है और वो उस राशि का स्वामी भी है। इस कारण से यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो भी काम फादर करते थे उसी को कैरी ऑन करेंगे, पिताजी के कर्म को आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे एक संभावना ये बनती है। ठीक है, इसके बाद अब इस कुंडली में ही एक बार और देख लीजिए। 10th हाउस की जब हम स्टडी करेंगे, अभी मैं आपको सारे योगों को कैलकुलेशन समझाऊंगा। 10th हाउस की जब स्टडी करेंगे तो 10th हाउस में 6 नंबर की भी राशि लिखी हुई नहीं आती। 6 नंबर की राशि भी लिखी नहीं आएगी, वहां पे लिखी हुई आती है लिब्रा साइन। 7 नंबर की जो राशि है वो वहां पे लिखी हुई नजर आती है कि वहां पे मौजूद राशि कोई दूसरी ही है। तो यहाँ पे हम इस बात को समझें कि हमें देखने में पहले दिख रहा है कि 6 नंबर की राशि, वहां पे 6 नंबर की राशि भी नहीं है। वहां पे राशि जो है वो लिब्रा साइन है और मिड पॉइंट जो है वो लिब्रा ने टच किया। लिब्रा मतलब हो गई तुला राशि। तुला राशि जो है वो व्यापार की भी एक राशि है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यापार की होने की संभावना, 7 नंबर की राशि का यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेना, यह भी व्यापार को दिखाता है। इसीलिए प्रोफेशन के अंदर जो हाउस और हाउस का मिड पॉइंट बन रहा है उसको ध्यान देने की जरूरत है। मिड पॉइंट का जो लॉर्ड है 16 डिग्री लिब्रा, यहाँ पे आएगा आपका स्वाति नक्षत्र, स्वामी होंगे राहु।
स्वामी होंगे राहु और राशि जो वहां नजर आएगी वो होगी शुक्र की। इसका मतलब है कि व्यापार होना तो तय है इस राशि के कारण और राहु के कारण। अब मैं इसको मिटा रहा हूं भाव चलित को और यहां की सारी कैलकुलेशनों को लगाऊंगा। यहां से आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि लगन कुंडली के साथ साथ कई बार स्थितियां भाव चलित में बदलती हैं, तो उसके कारण सिचुएशंस चेंज हो जाया करती हैं। व्यापार यहां पे मैंने समझा दिया, 7 नंबर की राशि जो है वो व्यापार को दर्शाती है, क्योंकि नेचुरली 7th हाउस भी व्यापार को दर्शाता है। अब हम यहाँ पे योग जो है इस कुंडली में उसको स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स जो हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं, इसको भी समझना जरूरी होगा। कौन सी चीजें यहाँ परेशानी का कारण है और कौन सी चीजें जो है राइज का कारण बनेंगी। देखिए, सबसे पहले हम प्लैनेट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन एनिमी कौन कौन फ्रेंड्स। इस कुंडली के अंदर अगर ध्यान से देखें तो मैंने कहा था सूर्य जो है वो बुध के साथ कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। सूर्य और बुध आपस में न्यूट्रल होते हैं। तो सूर्य और बुध नेचुरली न्यूट्रल हैं, तात्कालिक रूप से कैसे होंगे, एनिमी कंसिडर होंगे, क्योंकि एक ही भाव को दोनों शेयर कर रहे हैं। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन न्यूट्रल में थोड़ा सा नेगेटिव होता है, न्यूट्रल में थोड़ा सा नेगेटिव होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि बुध जो है वो भी एक सौम्य ग्रह है, वो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता। तात्कालिक रूप से दुश्मन नेचुरल जो है वो होते हैं वो न्यूट्रल, इस कारण से थोड़ा सा नेगेटिव। फिर बात करें बुध और चंद्रमा, ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन में कंसिडर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो सबसे न्यूट्रल है, लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, यानी कि मन और ये जो आपकी बुद्धि है इसके बीच में एक टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। मन कुछ करना चाहेगा, बुद्धि कुछ और करने को चलेगी, ये एक परिस्थिति इसमें बनेगी। सूर्य आत्मा है, वहां पे वो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन सूर्य में बल होता है, सूर्य कंट्रोल कर लेगा। चंद्रमा चंचल होता है और बुध भी चंचल होता है, इसलिए कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि ये सही था या गलत था, ये थॉट प्रोसेस कई बार आएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टिपिकल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए बुध के ही घर में सूर्य भी मौजूद है और चंद्रमा भी मौजूद है, इसीलिए चलेगी तो किसकी, बुध की चलेगी, मकान मालिक की चलेगी यहाँ पे, क्योंकि वो बैठा है। बुध यहाँ पे उच्च राशिस्थ भी है, 15 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। मैंने आपको किसी पिछले वीडियोस में कहा था जब मैं बुध के ऊपर बात कर रहा था, देखिए 15 डिग्री से ऊपर आ गया है वो। अब यानी कि वो स्टैटिक है, वो अब डायनेमिक नहीं है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। 15 डिग्री के बाद पे मौजूद है वो ग्रह, द्विस्वभाव राशि में मौजूद है, लेकिन स्टेबल हो गया। तो बुध इन सारी परेशानियों को ओवरकम करने में सक्षम होगा, बुध इन सारी परेशानियों को ओवरकम करने में सक्षम होगा। साथ ही साथ राहु जो है वो बुध की राशि में बैठने के कारण बुध की तरह ही प्रभाव करेंगे, इसलिए बुध का बल और ज्यादा बढ़ता है, बुध को और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अब हम कॉम्बिनेशंस को रीड करते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशंस में अब मुझे डिग्रियों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रह पास पास में। देखिए सूर्य आपके सोचने का ढंग है, सूर्य रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नेचुरली 9th हाउस, किस्मत, फादर, ठीक है। आप बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति में होंगे। सूर्य आपका सबकॉन्शियस माइंड और 9th हाउस से जुड़ा हुआ है, फादर के साथ कनेक्ट होना और धार्मिक होना, ये दो चीजें बताएगा। किस्मत वाले भी कहे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन पहले आ रहा है डिग्री से, देखें ये 24 और ये 21, ये है राहु 21 डिग्री। अब राहु जो है वो इस तरफ आ रहा है, सूर्य जो है वो इस तरफ जा रहा है, इसलिए ये आपस में टकराव की स्थिति बना रहे हैं। राहु हमेशा वक्री चलता है, ठीक है। यह हस्त नक्षत्र से पीछे की तरफ आ रहा है और ये चित्रा नक्षत्र से आगे की तरफ जा रहा है। ऐसे परिस्थिति को अगर हम देखें तो हमें क्या नजर आएगा, नक्षत्र के पॉइंट से देखा जाए, जब हम इसमें एंटर करते हैं इस राशि के अंदर, तो नक्षत्र कैसे मिलते हैं, नक्षत्र मिलता है सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा और चंद्रमा के बाद मंगल। तो सूर्य जो है वो राहु से क्रॉस कर चुका था, सूर्य जो है वो राहु को क्रॉस कर चुका था। इसकी 21 डिग्री और इसकी 24 डिग्री में जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा है, ये, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन के कारण
राहु इस तरफ चला जाएगा और सूर्य इस तरफ जाएगा। यहां पे ग्रहण वाली बात करना गलत होगा, बेवकूफी होगी। कोई ये कहे कि सूर्य और राहु जो है उसमें ग्रहण लगा हुआ है, तो नहीं, ये ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि राहु एक अलग दिशा में जा रहा है, सूर्य एक अलग दिशा में जा रहा है, और कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो राहु को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब है कि जब आपका जन्म हुआ उसके कुछ दिन पहले, मानते हैं हम यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 डिग्री का, तो आपका जब जन्म हुआ था उसके 3 दिन पहले एक सूर्य ग्रहण पड़ा था। ठीक है, जब आपका जन्म हुआ उसके 3 दिन पहले एक सूर्य ग्रहण पड़ा था। उस समय तक सूर्य विचलित था, और 3 डिग्री के अंदर के कंजंक्शन में भी सूर्य थोड़ा सा विचलित होगा। क्यों होगा? क्योंकि राहु जो है वो सूर्य को अपना शत्रु मानता है, तो आत्मा सूर्य सबकॉन्शियस थोड़ा सा विचलित होगा, क्योंकि वो राहु के कॉम्बिनेशन में है, लेकिन वो आमने सामने नहीं आ रहा है, इसलिए इतना खतरनाक नहीं है। 3 दिन पहले अगर ये जन्म होता तो परिस्थितियां ज्यादा विकट हो जाती। 3 दिन बाद के कारण ये सिचुएशन खत्म होती है यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा। ये कॉम्बिनेशन ना तो पॉजिटिव कहलाएगा ना ही नेगेटिव कहलाएगा, क्योंकि राहु जो है वो किसी राशि का स्वामी तो नहीं है, उसका शत्रु जरूर है, लेकिन दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10th हाउस एज वेल एज 7th हाउस, 10th हाउस एंड 7th हाउस, क्योंकि वो बुध के उसमें बैठ के बुध की प्रवृत्तियों को अपना लेगा। ठीक है, नक्षत्र के हिसाब से भी अगर हम देखें तो वो चंद्रमा की प्रवृत्ति अपना लेगा हस्त नक्षत्र के हिसाब से, लेकिन अभी उसको छोड़ते हैं, अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। तो 9 किस्मत, 10th स्टेटस और 7th इज अ बिजनेस। किस्मत स्टेटस देगी बिजनेस से, ये कॉम्बिनेशन ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगले कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, सूर्य और बुध। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन करना है, इनमें काफी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, ये 18 डिग्री पे पीछे छूटा हुआ है और सूर्य उसके तुलना में 24 डिग्री 6 डिग्री आगे निकल चुका। इस परिस्थिति को अगर ध्यान से समझें तो ये 9th हाउस, अगेन द कॉम्बिनेशन इज 10 एंड 7, 2 बार सेम कॉम्बिनेशन रिपीट हो गया। ये बिल्कुल गारंटी हो गई कि अब व्यापार किस्मत जा रही है व्यापार की तरफ। 6 का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, ये कॉम्बिनेशन कहां हो रहा है, 7 के साथ। तो आपको जॉब की जगह व्यापार में आना था, ये कहीं ना कहीं आपकी किस्मत बन रही थी। ठीक, इसके बाद चीजों को समझते हैं। चंद्रमा और सूर्य की युति है, ये कॉम्बिनेशन परेशानी का होगा। सूर्य प्लस मून जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 9th है और ये 8th है। 8th का मतलब है अनसर्टेनिटी, अचानक से होने वाली चीज है, कि कोई इवेंट लाइफ में बहुत सडनली हुई हो, फादर के अचानक लॉस होना, या फिर 9th हाउस का कनेक्शन है किस्मत और 8वें का कनेक्शन है बहुत सारी अनसर्टेनिटीज, अचानक होने वाले कामों में से एक। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे राहु भी अचानक प्लस ये चंद्रमा 8th हाउस, इस कारण से ऐसा कुछ इवेंट लाइफ में हुआ और जिसने कि सडनली आपको इस फील्ड में आने के लिए मजबूर कर दिया हो। ये कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शाता है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा का साथ होना ये कहीं ना कहीं अमावस्या को दर्शाता है। अब चंद्रमा 4 डिग्री का है वो ठीक है, लेकिन चंद्रमा 2.5 दिन में चलता है, इसलिए जिस दिन आपका जन्म हुआ मान के चलिए वो या उसके 1 दिन पहले का दिन जो है वो अमावस्या थी, इसलिए यहाँ जन्म अमावस्या का भी माना जाएगा। ठीक है, दूसरा वो ग्रहण पोजीशन थी, इसलिए यहाँ पे सूर्य जो कि सोल है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो काफी ज्यादा परेशान होगा। लेकिन सूर्य एक हार्ड प्लेनेट है, इसलिए वो सारी परेशानियों से निकल कर अपने आप को आगे लाने में सक्षम है। ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे लग्नेश सूर्य बने हैं, मिड पॉइंट लॉर्ड सूर्य बने। तो ये कॉम्बिनेशंस तो मैंने आपको समझा दिए। अब मैं इस कॉम्बिनेशन को समझाऊं फिर बताऊंगा व्यापार में एक्चुअल परेशानी कैसे आ रही है। शनि और शुक्र, सैटर्न और वीनस, ये कॉम्बिनेशन को रीड करा जाए तो सैटर्न कहाँ की लॉर्डशिप लेके चल रहे हैं, ये है 2nd हाउस 10 नंबर और करेज 3rd। तो ये 2nd हाउस और 3rd हाउस का कॉम्बिनेशन है, किसके साथ, 11th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र और 6th हाउस के लॉर्ड हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है 6 एंड 11। ठीक है, ये हो गया आपकी सेविंग्स, ये सेविंग्स के साथ लाभ जो कि ये शनि और शुक्र देंगे। 3 और 11, 3 का मतलब क्या होता है, आपकी ब्रेवरी, आपका करेज, आपका पराक्रम,
आपका पराक्रम आपको लाभ देगा इस कॉम्बिनेशन के कारण, ठीक है। जबकि 2 और 6 ये कॉम्बिनेशन चुनौती देता है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस जो है वो पैसे के मामले में अगर कुंडली को देखेंगे तो फिर वो ऋण को दिखाता है। तो ऐसे परिस्थिति में कभी कभी इंसान को लाइफ के अंदर कर्ज लेने की सिचुएशन भी बन सकती है। 3 और 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाएगा क्योंकि ये आपस में करेज और साथ साथ ये आपका क्या है, एफर्ट्स को बल देने के लिए एक अच्छा भाव है। संघर्ष, करेज, संघर्ष साथ में है तो ये कॉम्बिनेशन 3 और 6 का पॉजिटिव काम करेगा, जिसे हम कहते हैं विपरीत राजयोग। कई बार बहुत अच्छी कड़ी मेहनत करके जो असंभव से असंभव काम है उसको यहाँ पे जातक करने में सक्षम होगा। ये जो बन रहा है ये भाग्य भाव में बन रहा है, ठीक है। भाव चलित में शनि जो होगा वो हमने दिखाया था 8th हाउस का फल करेगा। 8th हाउस में शनि आने से आयु की वृद्धि होती है। जबकि इस राशि में देखेंगे तो शुक्र 11th हाउस लॉर्ड जो कि लाभ भाव के स्वामी है वो कहाँ बैठ गए हैं, किस्मत में। तो किस्मत में लाभ को जोड़ के शुक्र चल रहे हैं। शुक्र के आगे के भाव में कई सारे ग्रह बैठे हैं इसलिए उनको भी एक पोजीशन मिलती हुई नजर आती है। तो ये कॉम्बिनेशन संघर्ष भी देगा, संघर्ष से लाभ भी देगा, धन का लाभ भी देगा और कई भी एक बार आपको शायद थोड़ा सा कर्ज के तरफ भी मूव कर सकता है। ये कॉम्बिनेशन की स्टडी हो गई। अब चलते हैं अगला कॉम्बिनेशन और वही कॉम्बिनेशन है जो सारा खेल कर रहा है। देखिए, जुपिटर एंड मार्स। जुपिटर का कॉम्बिनेशन लेना है मंगल के साथ। अब इस चीज को समझिए, ये है सबसे बड़ा खेल। क्यों? जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? जुपिटर इज अ फर्स्ट लॉर्ड एज वेल एज फोर्थ लॉर्ड। फर्स्ट लॉर्ड एज वेल एज फोर्थ लॉर्ड। जब मैंने भाव चलित बनाया था तब जुपिटर यहाँ पे मौजूद था इस हाउस में, ठीक है। भाव के हिसाब से वो छठा है और लगनेश का छठा होना थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि ये परेशान रख सकता है थोड़ी सी हेल्थ पे या थोड़ा सा मन को, क्योंकि वो इस भाव छठे भाव के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन राशि जो है वो बुध की राशि में बैठा है। गुरु बुध को अपना दुश्मन मानता है। गुरु बुध को अपना दुश्मन मानता है। मंगल भी बुध को अपना दुश्मन मानता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। जुपिटर और मार्स दोनों के लिए ही मरकरी जो है वो कैसा है, दुश्मन है, एनिमी है। लेकिन ये नैसर्गिक है, नेचुरल है ये कि ये इसके दुश्मन होंगे। यहां पे क्या हुआ, ये इससे 4 घर आगे बैठ गया इसीलिए दोस्त कहलाएगा, ठीक है। अब ये एनिमी था प्लस तात्कालिक रूप से ये फ्रेंड हो गए। तात्कालिक रूप से फ्रेंड होने के कारण ये चीज जो है ये क्या बन गई, ये आपके लिए न्यूट्रल हो गई। यहां पे ये ग्रह न्यूट्रल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तात्कालिक रूप से 4 घर आगे है यानी कि दोस्त होके बैठे हैं, ये प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन है तो ये कहीं ना कहीं नैसर्गिक दुश्मन बुध के, इसीलिए बुध की राशि के अंदर, बुध की राशि में बैठ के प्रभावित करेंगे। किन चीजों को प्रभावित कर देंगे? 7th हाउस। 7th हाउस में एक होता है व्यापार, दूसरी होती है शादी, मैरिज, और साथ ही साथ आपके व्यापार को परेशान कर दे रहेंगे ये गुरु और मंगल। अगर व्यापार में परेशानी आ रही है ना तो इसको शांत करने का उपाय लेना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार तो करना है, किस्मत ने दिखा दिया था पूरी तरीके से, हमने सारे कॉम्बिनेशन देखे थे। परेशानियां ये दो दे रहे हैं, इनको कंट्रोल करेंगे तो मैरिज एंड साथ ही साथ आपके बिजनेस की प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। अब इस कॉम्बिनेशन को रीड करते हैं। ये कॉम्बिनेशन में मंगल जो है ये 12th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस और 5th में मैं ऐसा लिखता हूं 5 एंड 12, ठीक है। अब आप देखो 1 और 5 दैट इज अ पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। 1 एंड 5 का कॉम्बिनेशन एक अच्छा योग है, यानी कि जातक स्वयं और उसकी बुद्धि ये दोनों मिल जाएं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन। जातक अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने काम को आगे बढ़ा ले जाएगा, ये प्लस पॉइंट है। यानी कि ये दोनों के उपाय करने से, खासकर मंगल क्योंकि 5th हाउस है, बुद्धि है, उसी से सारी चीजें निकलनी है, उसका उपाय करने से यहाँ पे फायदा मिलेगा। लेकिन इसमें एक कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, 1 और 12 कुछ नुकसान भी हो रहा है। तो गुरु और मंगल का यहाँ बैठना कुछ नुकसान भी दिखा रहा है और 1 और 5 का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव भी जा रहा है।
अगर वो परेशान कर रहा है तो उसी में हल है वहां से सॉल्यूशन निकालने का, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर एक्चुअल द अपॉर्चुनिटीज। परेशानियां कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है जो कि आप क्रिएट कर सकते हो अपने अंदर से सोच के समझ के। 4 और 5 ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड, केंद्र का स्वामी आपके त्रिकोण के साथ जाके बैठा है, जो कि लक्ष्मी योग बनाता है। 4 और 5 का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है। 4 और 12 का कॉम्बिनेशन भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहां से ये किस्मत में होगा, 9th होगा। यहां से अगर गिनती गिनेंगे तो ये 9th हाउस कहा जाएगा। इस कारण से ये कॉम्बिनेशन 4 और 12 को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम रीड करें तो ये एक तो लक्ष्मी योग का फॉर्मेशन है, केंद्र त्रिकोण का कॉम्बिनेशन, और ये आपका खर्च करके सुख का। फोर्थ हाउस इज ए मन, 12th हाउस इज अ खर्च। तो व्यापार में है, जाहिर सी बात है, व्यापार में है तो खर्च करेंगे, खर्च करके उसका सुख का अनुभव करेंगे, ये कॉम्बिनेशन दिखाता है। प्रॉब्लम यह है कि जुपिटर और मार्स अपने दुश्मन के घर में बैठे तात्कालिक रूप से दोस्त हो गए, वहां तक चीजें न्यूट्रल हैं, लेकिन फिर भी ये दो ही ऐसे हैं जो परेशान करेंगे, जो कि मैरिज और व्यापार का भाव है, तो उसमें रह रह के कुछ ना कुछ चुनौतियां देते रहेंगे। यहाँ का स्वामी होके मंगल का यहाँ बैठना भी थोड़ा सा एक चुनौती देता है, जो कि नुकसान का स्वामी है, और वो व्यापार में बैठा है, इसलिए व्यापार में नुकसान का कारण बनता है। लेकिन क्योंकि पंचम का है, बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो ये काम हो जाएगा। एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा हाई उसमें इंसान नहीं जाता। उसका एक कारण क्या है कि बुध जो है वो बुद्धि का कारक ग्रह है, और गुरु जो होता है वो हमारे लिए विजडम होता है। जब गुरु 3 नंबर की राशि में या 6 नंबर की राशि में बैठता है ना, तो उस भाव को खत्म करने की कोशिश करता है या उस भाव में परेशान करने की कोशिश करता है। इसलिए लोग बहुत ज्यादा एजुकेशन की तरफ नहीं जाते। ऐसे सिचुएशन में 3 और 6 में अगर पॉजिटिव कॉम्बिनेशन हो तब तो फिर वो उसके अंदर डेप्थ लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं इस भाव को 3 नंबर की राशि या 6 नंबर की राशि में बैठते हैं, तो शत्रु राशिस्थ होने के कारण थोड़ा सा उसमें परेशानी करते हैं। ये चीज यहाँ पर नजर आती है। प्लस पॉइंट ये भी है कि जुपिटर का आस्पेक्ट है फर्स्ट हाउस के ऊपर, ये अच्छी कंडीशन कही जाएगी रिगार्डिंग द हेल्थ। इस समय जो परेशानी चल रही है उस परेशानी को भी समझा देता हूं फटाफट से। इस समय के गोचर में जो आपका गुरु है वो तो यहां चल रहा है, ठीक है। आपका केतु जो है वो यहां चल रहा है। अब हो क्या गया कि गोचर में केतु मंगल की राशि में एंटर हुआ या केतु गुरु की राशि में एंटर हुआ, उस समय तक के लिए ये दोनों के दोनों राशियों के स्वामी कैसा प्रभाव कर रहे हैं? सेपरेट करने का, त्याग करने का। क्योंकि केतु जहां से जुड़ेगा वो उन भाव स्वामियों में एक कैपेसिटी देगा कि चीजों को छोड़ो। तो मंगल और गुरु आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए। जब अब ये 8 नंबर में केतु चल रहा है तो सभी का मंगल जो है ना वो पृथकतावाद को दर्शा रहा है। इस कारण से आपके व्यापार वाले साइड के ऊपर पृथकतावाद का अभी भी असर है। जब ये इसको छोड़ेगा, शुक्र की तरफ जाएगा, तब जाके इस हाउस के अंदर की जो चुनौतियां हैं इसके अंदर भी कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। तो ये था एनालिसिस की कैसे ऊपर से दिखने वाली चीज सरकारी ना देकर व्यापार दे रही है, और व्यापार के अंदर परेशानी क्यों हो रही है इसका भी जवाब। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा। एक्चुअल कुंडली जो है ऊपर से देखने के साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जिस पे ध्यान देना पड़ेगा, बारीकियों पे, तभी आप सही एनालिसिस कर पाएंगे। अन्यथा ऊपर से दिखने वाली चीजों को देखकर अगर हमने कोई प्रिडिक्शन दे दी तो बहुत संभावनाएं हैं कि हमारा फेल्योर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।